मित्रों नमो नमः। मैं सचिन पांडे टीचर्स अड्डा 24/7 की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो आप सबको पता है कि सी टेट की परीक्षा की तिथि घोषित हो चुकी है। आपकी सी टेट की परीक्षा 8 फरवरी 2026 को निर्धारित किया गया है। तो आप लोग तैयारी में लग चुके होंगे और आपका ये नवंबर का आज आधा नवंबर बीत गया, तो कुल मिला के ये मान के चलिए कि फॉर्म वॉर्म भरने में आपका पूरा नवंबर निकल जाएगा। तो दिसंबर और जनवरी ये 2 महीने आपके पूरे अच्छे तरीके से पूरा समय मिल रहा है। अगर आप अभी से तैयारी में जुड़ गए तो आपको 2 महीने से भी ज़्यादा मिल गए। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 2 से ढाई महीने आपके पास पूरा टाइम है सीटेट की तैयारी करने में। इस 2 से ढाई महीने के अंदर आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए तैयारी में, उसकी चर्चा हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। मैं आज बात करूंगा संस्कृत की। सीटेट में जो आप लोग लैंग्वेज 2 में संस्कृत को रखते हैं, उसमें बहुत सारी भाषाएं आती हैं। कुछ लोग इंग्लिश रखते हैं, कुछ लोग संस्कृत रखते हैं, कुछ लोग उर्दू रखते हैं, कुछ लोग अलग अलग भाषाएं उसमें बहुत सारी दी हुई हैं। अलग अपना अपना जो भी भाषाएं हैं। तो यदि आप सी टेट के फॉर्म भरते समय लैंग्वेज 2 में भाषा 2 में अगर आप संस्कृत भाषा को चुनते हैं तो उसकी चर्चा हम करेंगे कि इस 2 ढाई महीने में आप संस्कृत में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन 30 प्रश्नों की तैयारी आप किस तरीके से क्या रणनीति बनाकर करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, ताकि आप 30 में 30 प्रश्न का उत्तर सही दे पाए। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा संस्कृत में जो सी टेट में परीक्षा में जो सवाल पूछे जाते हैं, वो कुल संस्कृत में 30 प्रश्न बनते हैं। आपको पता है ना, 30 प्रश्न संस्कृत के पूछे जाते हैं और यह 30 प्रश्न 2 भागों में विभाजित है। एक तो 15 प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो अपठित गद्यांश के होते हैं। किसके होते हैं? अपठित गद्यांश से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और 15 प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो भाषा शिक्षण के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, भाषा शिक्षण के 15 प्रश्न बनते हैं। अब मैं आपको एक बात और बता देना चाहूंगा कि ये सभी 30 प्रश्न पूर्णतः संस्कृत भाषा में होते हैं। संस्कृत प्रश्न भी भाषा संस्कृत होगी और ऑप्शन की भी भाषा संस्कृत होगी। तो सबसे पहली बात, आपका संस्कृत भाषा में पकड़ होनी चाहिए। पकड़ का मतलब संस्कृत भाषा को पढ़ करके उसके अर्थ और भाव को समझ आना चाहिए। ये आएगा तभी आप प्रश्न का उत्तर सही दे पाएंगे। और सही बात बताऊं तो अगर संस्कृत अनुवाद आपको आ गया, संस्कृत में दिए गए प्रश्नों को या गद्यांश को पढ़कर उसके अर्थ को निकालने आ गया, तो आप सभी प्रश्न के उत्तर सही कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जो अपठित गद्यांश आते हैं 15 प्रश्न, उसमें एक 10 12 15 लाइन की कहानी होती है। वह कहानी एनसीईआरटी बोर्ड के पाठ्य पुस्तक से ली गई होती है। उस कहानी को पढ़ना है और उसी कहानी पर आधारित 7-8 प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर दूसरी कहानी दूसरा गद्यांश देता है और उस दूसरे गद्यांश से 7-8 प्रश्न, कुल मिला के 15 प्रश्न गद्यांश पर आधारित होते हैं। तो उस गद्यांश पर आधारित जो 15 प्रश्न होते हैं, उन सभी प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। उसी 15 प्रश्न के उत्तर उसी गद्यांश में ही दिए होते हैं। तो आपको छांटने आना चाहिए, उस गद्यांश से उत्तर निकालने आना चाहिए। और उत्तर तभी निकाल पाएंगे जब आप उस कहानी को, उस गद्यांश के अर्थ को समझे रहेंगे। तो यह ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आपसे पद्यांश भी आ जाता है, लेकिन ज्यादातर दोनों गद्यांश से ही आएगा। अगर आप लैंग्वेज 2 में संस्कृत को रखे हैं तो दोनों गद्यांश पूछे जाएंगे। लैंग्वेज फर्स्ट में अगर संस्कृत को रखे हैं तो आपसे एक गद्यांश एक पद्यांश पूछ लिया जाएगा। मेरा यही है मानना कि आपको लैंग्वेज 2 में ही संस्कृत को रखना चाहिए और लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी को रखना चाहिए, ठीक है। तो ये 15 प्रश्न तो आप संस्कृत अनुवाद अगर आपको आता है तो आप 15 प्रश्न के उत्तर इसी गद्यांश में दिए होते हैं। आप नकल करके आपको बताना होता है, बस आपको समझ में आना चाहिए। बात करें अगर भाषा शिक्षण की, तो भाषा शिक्षण के भी प्रश्न आसान होते हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग भाषाओं की कोई अलग अलग शिक्षण नहीं होता है। जैसे अंग्रेजी भाषा की जो शिक्षण होगा, जो हिंदी भाषा का शिक्षण होगा, वही संस्कृत भाषा का शिक्षण होगा। तो पेडागोजी में आपको लैंग्वेज में अंतर नहीं होता है। लैंग्वेज में सेम पेडागोजी सब में होता है।
तो अगर आप हिंदी का पेडागॉजी पढ़े हैं तो वही पेडागॉजी आपके संस्कृत पेडागॉजी में भी काम कर जाएगा। तो कॉन्सेप्ट तो आप वहां भी समझ चुके हैं हिंदी में भी पढ़ते समय। तो आपको पेडागॉजी में, शिक्षण में क्या है, कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षण में जितना कंसेप्ट आप समझे हैं उतना आपके लिए बेहतर है। और हिंदी शिक्षण पढ़ने के दौरान भी अगर आप कंसेप्ट समझकर शिक्षण पढ़े हैं तो उसी कंसेप्ट का प्रयोग आप भाषा शिक्षण में कर सकते हैं, संस्कृत भाषा शिक्षण में भी। तो आपको संस्कृत भाषा शिक्षण के प्रश्न पढ़कर इसके अर्थ आने चाहिए, तभी आप इसको कंसेप्ट को कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर के पूरे फोकस किस पे करना है, संस्कृत अनुवाद सीखना। और संस्कृत अनुवाद कैसे आप सीखेंगे, इसके लिए आपको शब्द रूप कुछ याद करने हैं, कुछ धातु रूप याद करने हैं। आपकी सहायता के लिए मैं यूट्यूब पे टीचर्स अड्डा 24/7 की यूट्यूब चैनल पे हर दिन दोपहर 2 बजे सीटेट की संस्कृत की क्लास लेना प्रारंभ कर दिया हूँ। लाइव क्लास होती है, तो आप सभी लोग उस क्लास से दोपहर 2 बजे जरूर जुड़ा करें, उसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा। उस क्लास में मैं आपको संस्कृत अनुवाद भी सिखा रहा हूँ, साथ में संस्कृत शिक्षण भी शुरू कर दिया हूँ, शिक्षण भी पढ़ाऊंगा। तो आपको क्या करना है, आपके लिए ये रणनीति क्या है। सबसे पहला काम मैं रणनीति बता दे रहा हूँ, इस 2-2.5 महीने में आपको करना क्या है। मैं केवल संस्कृत की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। संस्कृत में सबसे पहले आपको क्या करना है, पेपर हल करना है। जितना हो सके आप सब लोग पेपर हल करें। पेपर हल करने का मतलब पुराना पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल करें। पेपर हल करने का मतलब PYQ, क्या करें, PYQ हल करें आप सब लोग। पहला काम PYQ हल करना है, तो 30 प्रश्न है, तो हर दिन 30 प्रश्न 2018 से लेकर, ध्यान दीजिएगा, 2018 से लेकर के 2024 तक के प्रश्नों को आप हल करिए। और एक सत्र में 2 पेपर होता है, तो एक सत्र में 2 पेपर होगा, तो आपको 60 प्रश्न तो ऐसे मिल गए। और पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड 2 होते हैं ना, एक प्राइमरी लेवल के, एक सेकेंडरी लेवल के, मतलब मिडिल लेवल के। तो प्राइमरी और जूनियर दोनों के पेपर को हल करिए, तो दोनों में 60-60 प्रश्न मिलेंगे, तो 120 प्रश्न मिल जाएंगे एक सत्र में। दूसरे एक ही सत्र में 2 पेपर होता है, एक जुलाई में, एक दिसंबर में, तो 2 पेपर मतलब 120 प्रश्न मिल गए। तो इस तरह करके 2018 से लेकर 2024 तक के सभी प्रश्नों को, संस्कृत को हल करिए। उसमें 15 शिक्षण के भी प्रश्न को हल करिए और साथ में अपठित गद्यांश वाले प्रश्न को भी हल करिए। अपठित गद्यांश में आपके व्याकरण से भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। व्याकरण में ज़्यादा नहीं, कुछ ही टॉपिक है जहाँ से सवाल बनते हैं, जिसका आप अभ्यास करना है, मैं अभी आपको चर्चा कर दूंगा। दूसरा काम आप करिए, संस्कृत अनुवाद सीखिए। अभी से आप लोग संस्कृत अनुवाद कब सीखेंगे, तो इसी पेपर को हल करने के दौरान ही सीखिए। जब आप पुराना पेपर उठाइए तो उसमें जो अपठित गद्यांश दिया है, उस अपठित गद्यांश को पढ़कर उसके अर्थ को समझने की कोशिश अभी से शुरू करिए। ये आप लोगों को संस्कृत अनुवाद रामबाण का काम करेगा। अगर आपको संस्कृत अनुवाद करने आ गया तो आप 100% अच्छा करेंगे, 30 में 30 प्रश्न सही करेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो संस्कृत अनुवाद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अच्छे से शब्द रूप याद करना है। कुछ शब्द रूप याद करने हैं, मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से शब्द रूप, और साथ में आपको कुछ धातु रूप याद करना। तो ये याद करना है आपको, अभी से शुरू कर देना है। एक एक शब्द रूप, एक एक धातु रूप डेली याद करने हैं। शब्द रूप और धातु रूप याद रहेगा तभी आप संस्कृत अनुवाद सीखेंगे, और संस्कृत अनुवाद सीखेंगे तभी आप पेपर को हल कर पाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो अपठित गद्यांश पद्यांश है और जो भी। अब आपको ये काम और करना है, इसमें NCERT बोर्ड के जो अपठित गद्यांश कहानी आता है ना, वो NCERT बोर्ड से आता है। तो NCERT बोर्ड के पुस्तक पढ़ने हैं। क्या है, NCERT बोर्ड के पुस्तक को पढ़ना है। कैसे, तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक, 6 से 10 तक के NCERT बोर्ड के पाठ्य पुस्तक में जो जो कहानियाँ, जो जो श्लोक दिए हुए हैं, उनको पढ़ लेना है। बहुत कठिन नहीं है, एक एक कहानी, एक एक गद्यांश पढ़ रहे रहेंगे ना,
तो उसी एनसीईआरटी बोर्ड की ही पाठ्य पुस्तक से कोई ना कोई कहानी उठाएगा। तो जब आप पहले से पढ़े रहेंगे तो आपको एग्जाम हॉल में और आसान हो जाएगा। आप जब पहले से पढ़े रहेंगे तो आप तुरंत बिना समय दिए आप उस कहानी का अर्थ समझ जाएंगे, पहले से पढ़े हैं तो, और फिर उस पर आधारित प्रश्न को हल कर लेंगे। हर प्रश्न का उत्तर उसी गद्यांश में होता है। अगर हम शिक्षण की बात करें, ध्यान दीजिएगा, इसमें एक चीज और बात करें। व्याकरण में आपको अभी से अभ्यास करना है। व्याकरण में ज्यादातर सवाल आपके 2 ही 4 टॉपिक है, सभी से नहीं। आपको एक तो संधि से सवाल पूछता है व्याकरण में, दूसरा संधि के साथ समास, और समास के साथ साथ आपका एक टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है प्रत्यय, यहाँ से सवाल बनता है। एक टॉपिक आपका जो है शब्द रूप, किसी भी शब्द को देकर आपसे विभक्ति और वचन पूछ लेगा। और एक टॉपिक जो है वो धातु रूप है, यहाँ से भी सवाल बनते हैं। तो संधि का अभ्यास करना है अभी से, समास पढ़ना है, प्रत्यय पढ़ना है, शब्द रूप और धातु रूप। व्याकरण में इन्हीं टॉपिक पे आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, यहीं से सवाल बार बार रिपीट होते हैं। अगर इसके अलावा देखें तो पर्यायवाची से एक सवाल पूछ लिया जाता है, और एक सवाल आपका जो आता है पर्यायवाची से, और एक विलोम से, विलोम विपर्यय शब्द, विलोम से भी सवाल आ जाता है परीक्षा। तो ये आपको ध्यान देना है, इस पे भी आपको फोकस करना है, काम करना है। और एनसीईआरटी बोर्ड के पाठ्य पुस्तक की जो भी कहानियां हैं, जो भी श्लोक हैं, उसको पढ़ लेना है। और व्याकरण के साथ साथ अब मैं अगर शिक्षण की बात करूं, जो 15 नंबर के शिक्षण आते हैं, तो शिक्षण का नोट्स आपको एनसीईआरटी में तो उतना नहीं मिलेगा। शिक्षण के नोट्स के लिए मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे, आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, और नोट्स में शिक्षण का हर एक टॉपिक आपको बेहतरीन तरीके से बहुत सरल ढंग से बताऊंगा। तो आप लोग शिक्षण में खुद से जितना हो सके पढ़िए। ज़्यादातर शिक्षण में मूल्यांकन एक टॉपिक है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, तो मूल्यांकन का अभ्यास करिए। अगर आपको कहीं से भाषा कौशल मिल जाता है तो भाषा कौशल से 100% सवाल आ जाता है, ये भी आप पढ़ते रहिए। साथ में आप एनसीएफ तैयार करिए, एनसीएफ और एनईपी से सवाल पूछे जाते हैं, तो इसको भी तैयार करिए। इसके साथ साथ आप अधिगम और अर्जन से सवाल पूछे जाते हैं, 100% यहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। साथ में आपका आपका त्रुटियाँ, जैसे मान लीजिए कि इसमें विकृतियाँ आ जाती हैं, बहुत अधिक अशुद्धियाँ आ जाती हैं अधिगम में, तो वो सारी चीज़ें आपसे पूछा जाता है ना। जैसे डिस्कैलकुलिया, विकृतियाँ, आपकी विकृतियाँ, ये सब सवाल पूछे जाते हैं। तो संस्कृत भाषा शिक्षण में भी का भी आप लोग अभ्यास करते रहिए अगर कहीं से नोट्स मिल जाता है। नहीं तो मैं डेली यूट्यूब चैनल पे शिक्षण के प्रश्नों का अभ्यास कराता हूँ। उसी प्रश्न के अभ्यास के दौरान मैं कंसेप्ट आपको समझाता हूँ। आपको शिक्षण के लिए सबसे रामबाण काम करेगा PYQ। जितना हो सके उतना आप शिक्षण के प्रश्नों का अभ्यास करिए और हर प्रश्न के कंसेप्ट को समझिए। उसी कंसेप्ट पर आधारित प्रश्न आपके परीक्षा में बनते हैं, तो इस पे काम करना शुरू कर दीजिए। ध्यान से समझिएगा। तो आप सभी लोग बात समझ गए होंगे। सीटेट पे आप लोग बहुत ज़्यादा टाइम है, 2-2.5 महीने का समय बहुत होता है सीटेट के लिए। 30 में 30 आप लोग करेंगे बहुत अच्छे से। इस तरीके से अगर आप पढ़ाई शुरू कर दिए तो निश्चित रूप से मेरी बात समझ में आ गई होगी। और अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। मेरी क्लास दोपहर 2 बजे होती है टीचर्स अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। पेड की भी क्लास हम 1 से 2 दिन में शुरू करने वाले हैं, तो आप लोग तब तक पेड की क्लास में भी इनरोल हो जाइए। पेड का में सीटेट का महापैक इस समय मिल रहा है, और बहुत कम फीस में आपको सीटेट का महापैक मिल रहा है, जिसमें आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों का पूरा लाइव क्लासेस, पूरा वीडियो हर विषय का, और साथ में PYQ, MCQ, नोट्स, मटेरियल, सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो आप लोगों को सीटेट के महापैक से जोड़ने के लिए क्या करना होगा, आपको गूगल पे सर्च करना है, यहाँ पर अड्डा 24/7। यहाँ जो सर्च करेंगे आप पहले क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑल कोर्स में आना है। ऑल कोर्स में आते ही आप टीचिंग में आएंगे। टीचिंग में आते ही आपको सीटेट का यहाँ पैक दिखाई देगा, सीटेट महापैक। सीटेट महापैक में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों है। इसमें आप लोग जाएंगे, बाई नाउ करेंगे। बाई नाउ करते ही आपको एक कूपन कोड लगाने ला है।
कूपन कोड लगाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। YT29 ये कूपन कोड है। इसको अप्लाई करते ही आपके फीस पे डिस्काउंट मात्र सी टेट का महापैक आपको 1379 में मिल जाएगा। मतलब 1379 में आपको ये सी टेट का महापैक मिल रहा है, जिसमें आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की क्लासें मिलेंगी, लाइव क्लासेस, नोट्स, मटेरियल, सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आप लोग बिना देरी किए सी टेट के महापैक में इनरोल हो जाइए। सी टेट में संस्कृत की भी क्लास बहुत जल्द पेड कोर्स में शुरू होगा और यूट्यूब पे शुरू हो ही चुका है। तो आप सब लोग इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे, और कोई समस्या कोई भी आपका वो होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुनर्मिलामः।